कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जिन्हें कि मैं दूर करना चाहूँगा कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को लेकर पैशनेट हैं, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी जर्नी में कई बार लॉस भी आएँगे, ट्रफ्ट भी आएँगे, लेकिन ट्रफ्ट के बाद में फिर यही भी तो है कि बाद में वापस से आप ऊपर जाते ही हो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया है इस आईआईटी जैम के एग्जाम में। तो सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। तो आशुतोष शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। तो चलिए मुझे बताओ, कैसा फील कर रहे हो सिंगल डिजिट आने के बाद? क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन है जैसे ही आपने सुना कि आपने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया है? जी, ऑल इंडिया रैंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने मार्क्स के आधार पर टॉप 100 में ही, लेकिन जब पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 3 रही है तो हाथों हाथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हुआ और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, डेफिनेटली अच्छा फील होता है जब सिंगल डिजिट रैंक आता है। बहुत से स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि सिंगल डिजिट रैंक ले आए, बट हो नहीं पाता है, तो उसके लिए डेडिकेशन है। तो पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे आशुतोष की, कैसा प्रिपरेशन रहा उनका, क्या क्या हर्डल्स है उनके बारे में। चले, तो मेरा नेक्स्ट सवाल, बहुत सारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आईआईटी जैम की जर्नी अभी उन्होंने स्टार्ट की है, तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपने ऑल इंडिया रैंक 3 कैसे हासिल किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए हमारे व्यूवर्स को। जी, मैं राजस्थान राज्य के नागौर डिस्ट्रिक्ट के लेडी गांव से आता हूँ। रूरल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं अभी करेंटली ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हूँ और मेरी ग्रेजुएशन मेरे गांव से ही 12 किलोमीटर दूर एक डिग्री कॉलेज जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हो रही है और बीएससी प्रोग्राम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का मैं स्टूडेंट हूँ। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब भी आप बीएससी कंप्लीट करते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, बहुत सारे कोर्सेज आपको एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं, बट आपने आईआईटी जैम ही क्यों चूज किया? व्हाई आईआईटी जैम? आईआईटी जाम इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं हमेशा से इंटरेस्टेड रहा हूँ और अभी भी मैं मैथमेटिक्स में ही हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता था। तो इसके लिए अपने इंडिया में आईआईटीज़ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो मैथमेटिक्स में अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए मैं आईआईटी में ही एडमिशन लेना चाहता था और इसीलिए मैं आईआईटी जाम के लिए एस्पायर कर रहा हूँ। देखिए, डेफिनेटली जैसा आशुतोष ने बताया कि उनका पैशन ही मैथमेटिक्स है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स का पैशन मैथमेटिक्स नहीं है, बस बाकी मेरे फ्रेंड्स आईआईटी जैम दे रहे इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप कभी भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रस लेना, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, भले वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री और कोई सब्जेक्ट हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, 100% आपका पुट करना आना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आपका इंटरेस्ट होगा, पैशनेट हो गया आप उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। चलिए, आपका पैशन मैथमेटिक्स है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो और यही आपका रिजल्ट भी बता रहा है, ऑल इंडिया रैंक 3 आया है। तो चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत सारे डिफिकल्टी, कठिनाइयाँ आती है, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, तो आपने उन हर्डल्स को कैसे फेस किया और क्या क्या हर्डल्स आई है प्रिपरेशन की जर्नी में, ये बताइए हमारे व्यूवर्स को जरा एक बार। प्रिपरेशन मैंने अक्टूबर 2022 से स्टार्ट कर दी थी, यानी कि एग्ज़ाम से लगभग 1.5 साल पहले। और प्रिपरेशन के दौरान स्टडी मटेरियल्स को लेकर मैंने कोई भी खास हर्डल्स फेस नहीं किए, क्योंकि जो भी मैं पढ़ना चाहता था वो अवेलेबल हो जाता था। और मेनली बस यही था कि क्योंकि मैं कम्प्लीटली आईआईटी जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं कर रहा था, तो बस यही था कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हीं से स्टिक रहा और इसी में बस जो पिछले कुछ ईयर्स है, 5-6 ईयर्स के, इनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और हम कितना सॉल्व कर सकते हैं उन्हें। डेफिनेटली। तो देखो व्यूवर्स, आशुतोष ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने लगातार सॉल्व करते रहे ताकि उन्हें पता चले एग्जाम का लेवल क्या है। देखो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो विदाउट पीवाईक्यू सॉल्व करे आप एग्जाम की लेवल की जज नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत ही क्रूशियल बन जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा स्टूडेंट्स में, कि जब भी आप प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करते हो, ऐसा नहीं कोई टॉपिक आपका लेट से बहुत डिफिकल्ट है तो वो प्रिपेयर ना करने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जो भी कर रहे हो आप अपना 100% पुट करो, ठीक है, पुट योर एवरीथिंग, तभी आपका एग्जाम भी सिंपल जाएगा, अच्छा जाएगा। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये प्रिपरेशन की जर्नी बहुत डिफिकल्ट रहती है, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जिसमें सैचुरेशन आता है। तो उन सैचुरेशन को कैसे आपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा प्रिपरेशन के दौरान? देखिए, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टारगेट के साथ स्टडी करता हूँ, तब हो सकता है कि हम कई बार लो फील करें, डिप्रेस्ड भी फील करें। जैसे मैंने एक टारगेट बना लिया कि इन्हीं 6 घंटे में मुझे ये आज इतना पढ़ना ही है, इसमें यही टॉपिक कवर करना है।
तो ये कई बार थोड़ा हेक्टिक रहता है। इसकी बजाय मेरे लिए यह रहा कि मैंने थोड़े लंबे टाइम स्लॉट लिए और ये कि इस हफ्ते में मुझे ये कवर करने हैं, ताकि मान लीजिए कि हमें महीने में 5-6 दिन ऐसे होंगे जब हम दूसरी जगह पर होंगे, हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो फिर अगर हम चाहें कि हम पूरे 30 दिन एक समान यूनिफॉर्मली स्टडी करें तो ये थोड़ा हेक्टिक रहता है। तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए कि किसी दिन स्टडी नहीं भी हुई तो फिर उसे अगले 4-5 दिन में उसे दोबारा से कंपेंसेट करने की ट्राई करना, ऐसा कुछ किया मैंने, ताकि कभी भी बर्डन फील ना हो। देखिए बच्चों, ऐसे लो पॉइंट्स आएंगे कि उस दिन आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कि रात में आप रोते बैठे मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, कंपेंसेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट डे में और मेहनत से और पोटेंशियल से पढ़ाई करिए ताकि आप कंपेंसेट कर पाओ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात आशुतोष ने कही कि कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा। लो पॉइंट्स आएंगे, हाई पॉइंट्स आएंगे, अपने आप को मोटिवेट करना, ठीक है। डोंट सीक मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज होगा क्या, अभी मैं आपको आधा घंटे मोटिवेट कर दूंगा, आप 2-4 दिन पढ़ोगे, बट 3 दिन बाद क्या, 4 दिन बाद क्या, जब ये मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आता, मोटिवेशन जब अंदर से आता है उसको एक बहुत ही स्पेशल नेम है, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। ये इंट्यूशन आना बहुत जरूरी है। डोंट सीक मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड, ओके, अनलेस एंड अनटिल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, ओके, इट कैन नॉट लास्ट लॉन्गर। तो चलिए, बहुत अच्छी बात की आशुतोष आपने कि मोटिवेशन आपको अंदर से आनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे, सिलेबस, आप अगर देखते हो कोई भी बिगिनर सिलेबस को देखता है कि मुझे ये पढ़ना है तो वो डर जाता है, इतने सारे वास्ट सिलेबस है, रियल का, इंटीग्रल कैलकुलस का भी ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो क्या आप सिलेबस देख के पहले डर गए थे थोड़ा, इतना बड़ा मुझे सिलेबस पढ़ना है? सिलेबस देखकर वैसे सिलेबस वास्ट है, लेकिन डरने वाला मेरे लिए ये केस नहीं था। इसका एक रीजन तो ये है कि जो ग्रेजुएशन की स्टडी है उसमें भी मुझे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही थे, तो इसीलिए इन्हें पढ़ना तो है ही, और हमारे पास टाइम भी लंबा है, तो इसीलिए सिलेबस इतना वास्ट नहीं लगा था। और रही बात पूरा सिलेबस कवर करने की, तो ये एक हम कह सकते हैं कि कंपल्शन नहीं है कि हम पूरा सिलेबस परफेक्टली कवर करें, क्योंकि कई बार हो भी नहीं पाता। हमारे लिए खुद के भी कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं, तो उन सब्जेक्ट पर हम ज्यादा टाइम देते हैं और बाकी पर थोड़ा कम देते हैं, तो इसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सिलेबस का कुछ पोर्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी नॉलेज काफी डेप्थ तक हो, ताकि पेपर कैसा भी आ जाए आपको कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे इस बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे कि वो सॉल्व तो हो रहे थे, लेकिन उन्हें सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। तो अगर उस टाइम के दौरान हम घबरा जाएं, थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए, तो फिर हमें लगेगा कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, हमने ज्यादा टाइम खराब कर दिया, आंसर तो आ गया लेकिन ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे। तो फिर इन सब के लिए जरूरी है कि हम जो पढ़ते हैं उसमें हमारे पास इनफ डेप्थ हो, इतनी डेप्थ कि हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, भले ही टाइम ज्यादा लग जाए। तो ऐसा ही मेरे साथ केस रहा। जो सब्जेक्ट मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे, फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इनमें मैंने काफी डेप्थ तक पढ़ा था, तो इसीलिए मैं इनके क्वेश्चन से उन्हें सॉल्व कर पाया। और कुछ ऐसे थे जो कि सरफेशियली तो आपको सबको पढ़ना ही है, पढ़ना पूरा है, लेकिन सरफेशियली सही, लेकिन एक बार ही पढ़ना तो है ही। लेकिन कुछ ऐसे होने चाहिए कि जिनमें आपकी होल्ड बहुत ज्यादा अच्छी हो और आप उनके अधिकांश क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए। चलिए, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपने कितना सिलेबस कवर किया था, कितना परसेंट सिलेबस आपने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? रियल पढ़ा था, उसके बाद लीनियर पढ़ा था, आईसी पढ़ा था। हमारे व्यूअर्स को एक बार बताइए कितना परसेंट सिलेबस आपने कवर करके एग्जाम दिया था? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सिलेबस मैंने 100% कवर किया था, यानी कि पढ़ा सब कुछ था, लेकिन इन डेप्थ स्टडी की उसमें हम सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, तो ये लगभग 50% के आसपास पोर्शन था, जिसमें कि आप इंक्लूड कर सकते हैं लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और कुछ एक रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स, जो कि मैंने बहुत ज्यादा डीपली पढ़े थे। और कुछ ऐसे थे जो कि इतना डीपली तो नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी वो अच्छे से पढ़े कि हम कॉन्सेप्ट समझ जाएं और एग्जाम में क्वेश्चन आने पर उनके भी एक अच्छी संख्या में क्वेश्चन कर पाए, जिनमें कि हम ग्रुप थ्योरी और इंटीग्रल कैलकुलस को इंक्लूड कर सकते हैं, जिनमें भी एक अच्छी संख्या में क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाया, क्योंकि ये मेरे पढ़े हुए थे, छोड़ा कुछ नहीं वैसे देखा जाए। चलिए, तो उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट सब पढ़ा था, सिलेबस में जितना था, बट इन डेप्थ उन्होंने टॉपिक्स किए गए थे। देखो, ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो मैं 100% उस क्वेश्चन में मेरा नॉलेज पुट कर पाऊँ और वो क्वेश्चन बन जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होगी। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए कि आपके रोल मॉडल कौन है? बिकॉज जब भी आप बीएससी में देखो, आप 12th से मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फेज से गुजरे हुए कि जो भी मैथ्स टीचर आता है, मैथ्स के प्रोफेसर रहते हैं, उनको आप देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, तो हमारी एक इमेज बन जाती है, मुझे आगे जाके इनके जैसे बनना है। तो आपका रोल मॉडल कौन था आपके प्रिपरेशन की जर्नी में, भले कॉलेजेस में?
थ्रू आउट देखा जाए तो प्रोफेसर्स और जो उससे पहले स्कूल में भी 11th-12th में जो हमें मिले थे टीचर्स, तो वो सभी जिन्होंने पढ़ाया वो काफ़ी हद तक इंस्पायरिंग थे। और पर्टिकुलरली रोल मॉडल की बात की जाए तो उनमें से किसी को मैं अपना रोल मॉडल नहीं कहकर रोल मॉडल में कहना चाहूँगा, जो कि एक फिज़िसिस्ट भी हैं, वो खुद मैथमेटिशियन है भी नहीं, और मैं नाम लेना चाहूँगा मिस्टर रिचर्ड फिलिप्स फाइनमैन का। ये बहुत बड़े फिज़िसिस्ट रहे हैं, लेकिन इनकी जब हम ग्रेजुएशन स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उससे पहले स्कूलिंग, तब पता चलता है कि ये मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर कितने पैशनेट थे। इन्होंने, क्योंकि इन्हें लगता था कि जैसे हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशंस की और ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस की, तो इन सब के लिए इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इन्होंने खुद के साइंस इन्वेंट किए थे, जिससे पता चलता है कि ये इनमें इनकी में कितनी ज्यादा रिगोर थी, ये इन सब के लिए कितने पैशनेट थे। तो यही पैशन जो है उनका मैथमेटिक्स के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में हालांकि वो शिफ्ट हो गए क्वांटम मैकेनिक्स की ओर, लेकिन फिर भी बस उनका मैथमेटिक्स की ओर जो इंक्लिनेशन था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे जनरली बात करना चाहूँ तो मैं रोल मॉडल उन्हीं को कहना चाहूंगा। और अगर बात की जाए वैसे लाइफ की, तो पापा हमेशा। अच्छा, चलो अच्छा लगा आपको सुन के हाँ। कि पापा आपके रोल मॉडल है। डेफिनेटली हमारी जो प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत बड़ा रोल रहता है सपोर्ट करना, ठीक है, और हमारे साथ खड़े रहना हमारे प्रिपरेशन की जर्नी में, हमारे बैड्स में, हमारे गुड्स में, ठीक है। और एक बात बहुत अच्छी लगी, आप पढ़ते मैथमेटिक्स हो बट आपके रोल मॉडल फिजिसिस्ट है, ठीक है, रिचर्ड फेमैन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका फिजिक्स में। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपकी जो सक्सेस मिली है ऑल इंडिया रैंक 3, तो आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहोगे? एक ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में जिसको आप ये डेडिकेट करना चाहोगे, ये मेरा सक्सेस। जी, मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को ही डेडिकेट करना चाहूँगा। एक पर्टिकुलरली तो मैं किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि सभी का जो भी इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, सभी का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है। चाहे मैं अपनी कॉलेज के प्रोफेसर्स की बात कर लूँ, चाहे मैं अपने दोस्तों की बात कर लूँ, और फैमिली में भी पापा, मम्मी, दादा-दादी सभी की, क्योंकि सभी का कहीं न कहीं इस पूरी जर्नी में कंट्रीब्यूशन रहा ही है। जैसे कि मेरे पापा और दादा हैं, ये मैथमेटिक्स से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इससे पहले जो मेरी फाउंडेशन थी, तो इनमें इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। और वैसे जर्नी में बात की जाए तो जहाँ कहीं भी मुझे जो भी बुक चाहिए, तो वो मुझे हाथों हाथ मिल जाती थी। पापा का बहुत अच्छा सपोर्ट था। वे ये नहीं देखते थे कि मैं सिलेबस से पढ़ रहा हूँ, बाहर से पढ़ रहा हूँ, कॉलेज का पढ़ रहा हूँ, जाम में है या नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, वो ये बुक मुझे चाहिए क्योंकि ये मुझे पढ़ने में अच्छी लगती है, तो बस वो बुक मुझे हाथों हाथ मिल जाती थी। पूरा सपोर्ट रहा हर साइड से, और प्रोफेसर्स का भी रहा। कहीं से भी, मैं फर्स्ट ईयर में था लेकिन तब भी मैं लीनियर अलजेब्रा सॉल्व करता था, तो वो मुझे बताते थे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और रही बात, तो सभी ने सपोर्ट किया इस जर्नी में। चलिए, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग पैशनेट रहते हैं, तो आपको बताना नहीं पड़ता कि पढ़ना क्या है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट ही आपको उस गोल की तरफ ले जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी क्वेश्चन, कि क्या मैसेज देना चाहोगे, बिकॉज बहुत सारे IIT जैम के स्टूडेंट्स 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं और अभी से प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया है, तो ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जिन्हें कि मैं दूर करना चाहूँगा। एक तो ये कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि हमें अगर पढ़ना है तो हमें कहीं न कहीं एनरोल होना ही पड़ेगा, और हम सेल्फ स्टडी से या सिर्फ बुक्स पढ़कर नहीं कर सकते। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को लेकर पैशनेट हैं, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको लगातार पढ़ते रहना है। आपकी जर्नी में कई बार लॉस भी आएँगे, ट्रफ्ट भी आएँगे, लेकिन ट्रफ्ट के बाद में फिर दूसरी यही एक भी तो है कि बाद में वापस से आप ऊपर मिसकंसेप्शन जाते ही है हो। कि स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि IIT तो जाम कभी का, भी जैसे इस demotivate एग्जाम मत के होइए। रिकॉर्डिंग की अगर बात की जाए, तो इसके पेपर में 50 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही ऐसे कि वो अटेम्प्ट करने ही नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट्स के लिए मत जाइए। एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्टेबल होते हैं, एक बड़ी संख्या में होते हैं। कई बार अनट्रेडिशनल पेपर आ जाते हैं, जैसे इस बार का था, तो बात अलग है। अदरवाइज आप मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन से उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। बाकी आप ऐसे अपने लिए एक कैप सेट मत कीजिए कि मुझे तो बस 50 का पेपर है, वो सॉल्व करने लायक होता है, उसमें से मुझे 40 करने नहीं। कैप सेट मत कीजिए। सिलेबस को जहां तक हो सके वाइडली कवर करने की कोशिश कीजिए, और कुछ टॉपिक्स हैं उनमें डेप्थ में भी जाइए, और जितना हो सके उतना ज्यादा स्कोर करने का अटेम्प्ट कीजिए। अपने लिए कैप कभी सेट ना करें। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि मैथमेटिक्स करते रहिए और मैथमेटिक्स से प्यार करिए। चलिए, बहुत उनका अच्छा आखिरी सब्जेक्ट है। मैसेज है, कीप डूइंग मैथमेटिक्स, ओके, डू नॉट स्टॉप फॉर एनीथिंग। चलिए, यस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हाँ हमारे सर। व्यूवर्स को बताइए अपने मैथ्स के प्रति जो लगाव है
तो आपके कुछ हाँ। फ्यूचर प्लान्स हैं उसके आगे, मैथ्स में कुछ करना है आगे? अभी जी रिसर्च में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ना करना और नए नए तरीके हैं वो ढूंढना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सारे पर्सपेक्टिव से उसे देखना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो करेंटली आई एम प्लानिंग फॉर हायर एंड हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स। अभी तो मैथमेटिक्स में एमएससी और उसके बाद में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मेरे पास होंगी। चलिए, तो उनके आगे के प्लान्स भी रेडी है उनके दिमाग में कि उनको आगे जाके रिसर्च करनी है मैथमेटिक्स में। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। ठीक है, अच्छा करिए आगे भी। थैंक यू फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग विद सर। अस। ओके। एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग आईआईटी जैम एंड अदर एग्जाम्स। थैंक यू। चलिए, उनका आपके लिए विशेस भी है, ऑल द बेस्ट बोला है प्रिपरेशन की जर्नी के लिए। थैंक यू आशुतोष फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सर।